हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। तो आज से क्लास फिर से रिज्यूम हो रही है, फिर से शुरू हो रही है और सारी की सारी क्लासेस आपको ऐसे ही ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ से मैंने क्लास छोड़ी थी मैं वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो जहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ आप वहाँ से नोट्स बना के चलना। शुरू के 3 दिन ज्योग्राफी चलती है और लास्ट के 3 दिन पॉलिटी चलती है। तो आज पॉलिटी का सेशन है तो आज वही पढ़ेंगे। जो आपका पोर्शन रह चुका है उस दिन किसी और ऑनलाइन क्लासेस में मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 प्रस्तावना। छोटे छोटे से हैं। प्रस्तावना को ही इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं और इसका एक नाम और है जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना, प्रीएम्बल और उद्देशिका। तो आज इसी को फिनिश करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना जो है ये जानेंगे कि प्रस्तावना आधारित किस पर है। एक बार क्वेश्चन या आप कह सकते हो कि क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है कि बताइए जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो अगर याद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस वक्त संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक में हुआ था जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में। क्लियर है पॉइंट? जिसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 और इस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो आप सबसे पहले याद रखना कि ये आधारित किस पर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। क्लियर है पॉइंट? तो पहले इस पॉइंट को लिख लो आप। सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये आधारित किस पर है, तो आप सिंपल लिख लेना ये बेस्ड किस पर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव पर। यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो आंसर होगा इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब गया था, तो 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या थी? तो आप कह सकते हो संविधान सभा की कौन सी बैठक? संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। क्लियर पॉइंट? जिसे कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, यानी कि सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। सर्वसम्मति से स्वीकार। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही इसका नाम एक क्या पड़ा है? उद्देशिका पड़ा है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब हमें बात करनी है कि संविधान के अंदर प्रस्तावना को स्टार्टिंग में कहा क्या जाता था या किस तरह का इसका क्या था स्वरूप था। किसका? प्रस्तावना। जिस वक्त क्या बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था या संविधान बनाया गया था। हमारे संविधान के अंदर कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें प्रस्तावना की डेफिनेशन हर केस में क्या हुई है? चेंज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस केस है और उस केस का नाम है बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी यूनियन मामला कब हुआ था? 1960 में। एक बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है बेरूबाड़ी यूनियन मामला। ये यूनियन मामले क्या होते हैं, बेरूबाड़ी क्या है, ये तो जिस वक्त मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन हमें प्रस्तावना से संबंधित इसमें क्या जानकारी मिलती है सबसे पहले वो देखना है। तो इस बेरूबाड़ी मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था या सर्वोच्च न्यायालय जो था, इसका डिसीजन क्या आया? तो इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो क्या आया था? सबसे पहला इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है? प्रस्तावना जो है
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ क्या है, एक मार्ग प्रदर्शक है, सिर्फ रास्ता दिखाने का कार्य करता है। ये किसका अंग नहीं है? संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद इसी डिसीजन में ये कहा गया, इसीलिए चूंकि ये संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 368 क्या है भाई? आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, भाग 1 और 2 को छोड़कर। तो आर्टिकल 363 इसमें है क्या? तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये दो चीज इस निर्णय में बताई गई या इस मामले में हुई। सबसे पहले क्या? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक मामला आया जिसने पूरा का पूरा तख्ता पलट कर रख दिया, जिसका नाम था केशवानंद भारती मामला। नाइनटीन 1973 केशवानंद भारती मामला। इस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया प्रस्तावना के संबंध में? तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत। ये मूल ढांचे का सिद्धांत क्या होता है? मूल ढांचे का मतलब है कि आप संविधान के या प्रस्तावना के मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते, वरना आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि आप प्रस्तावना में क्या कर सकते हो? आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए। अब मूल ढांचा है क्या? पॉइंट तो ये भी है कि भाई ये कह रहे हैं कि मूल ढांचा बदलना नहीं चाहिए, तो फिर मूल ढांचा है क्या? तो मूल ढांचे का मतलब है कि संविधान बनाने वक्त या बनाने के समय में जो उसमें रख दिया या जो उसमें था 1950 तक जो भी उसमें था वो उसका क्या माना गया है? मूल ढांचा माना गया है। और आप इसमें क्या नहीं कर सकते? चेंजेस नहीं कर सकते। आप कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, कोई काट छाट नहीं कर सकते, लेकिन आप संशोधन कर सकते हो। कहने का मतलब कोई भी शब्द अगर जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन उसकी मूल भाषा या मूल डेफिनेशन बदलनी नहीं चाहिए। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? ये दो मामले हैं। इससे पहले एक मामला और आया था जो ज़्यादा फेमस हुआ था, या इसके कारण वो और फेमस था, जिसका नाम है गोलकनाथ मामला। एक मामला और आया था जिसका नाम था गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला। ये गोलकनाथ मामला कब आया था? तो आंसर होगा 1967। इस गोलकनाथ मामले में क्या हुआ था? इसी गोलकनाथ मामले के एक न्यायमूर्ति रहे हैं, यानी कि एक न्यायाधीश रहे हैं, जिनका नाम था हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला ये वहाँ के क्या हुए थे? ये केशवानंद गोलकनाथ मामले में ही क्या हुआ, जो डिसीजन दिया गया है उसी के ही क्या रहे हैं, एक न्यायाधीश रहे हैं। तो हिदायतुल्ला ने क्या किया, या हिदायतुल्ला ने ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा।
बात समझ में आई या नहीं? किसने कहा? गोलकनाथ मामले में। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलकनाथ मामले में बताइए किस मामले में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, देन आंसर होगा गोलकनाथ मामले में। आपसे पूछा जाए बताइए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह किस मामले का अंग था, तो आंसर होगा बेरूबाड़ी। किस में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया, किस मामले के तहत? केशवानंद भारती मामले के तहत। समझ में आई बात या नहीं? इसको नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिकली दो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? दो है ना, एक तो है प्रस्तावना, एक है प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना तो किससे लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से ध्यान में रखना भाई, ठीक है? आप लोग भी। प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब एक्चुअली में प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना की लैंग्वेज या भाषा क्या है? अब जरा इसी भाषा इसी लैंग्वेज को समझते हैं कि वो कौन सी है, ठीक है भाई? एक शपथ की तरह है, और अब आपको पता चलेगी वो शपथ है क्या, और उस शपथ के अंदर जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का मतलब क्या है उसे जानना भी क्या है? ज़रूरी है। अगर आप देश का शासन चलाने वाले हो या आप देश का शासन चलाते हो तो आपको संविधान की प्रस्तावना अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि उस संविधान में वो जो शब्द हैं उन शब्दों का मतलब क्या है। क्लियर है? तो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो सबसे पहला ही आता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, सोवरिग्न। दूसरा शब्द आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। फोर्थ पॉइंट आता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। फिफ्थ आता है गणराज्य, रिपब्लिक। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और फिर आते हैं न्याय, जस्टिस, समानता या न्याय, स्वतंत्रता। सबसे पहले स्वतंत्रता, लिबर्टी या फिर फ्रीडम। न्याय, समानता, समानता। अगला आएगा इक्वालिटी, इक्वालिटी। फिर आएगा बंधुता, फ्रेटर्निटी। और फिफ्थ आएगा अखंडता, इंटीग्रिटी। तो ये शब्द वो शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में क्या किए गए हैं? रखे गए। इनमें से बात करें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द एक संशोधन द्वारा जोड़े गए। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? देन आंसर होगा एक बार। और वो एक बार ही कौन सा संशोधन था? तो आप लिख सकते हो 42वां, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, दैट इज समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एंड द अदर वन इज अखंडता।
तो इन 3 शब्दों को क्या जोड़ा गया है, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। अगर हम फुल डेफिनेशन की बात करें तो फुल डेफिनेशन क्या है प्रस्तावना की? शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग या हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा इसके नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता के लिए संविधान सभा की आज इस बैठक में 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार करते हैं। तो कब स्वीकार करते हैं? डेट क्या है? 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। संविधान को स्वीकार करते हैं। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा इसके नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता के लिए आज इस बैठक में, यानी कि संविधान सभा की आज इस बैठक में 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रस्तावना है हमारे संविधान की। बात करें सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है। ये भारत स्वतंत्र है किसी भी दूसरे देश के साथ संधि या समझौते करने के लिए। इस पर किसी भी देश का अब कोई अधिकार नहीं है। तो प्रभुत्व संपन्न, क्लियर है पॉइंट या नहीं? बात करें समाजवादी, कहने का मतलब कि भारत का जितना भी शासन होगा वो इस देश के नागरिकों के लिए होगा, यानी कि इस देश के समाज, यानी कि इस देश का जो समाज होगा उसकी सहायता या उसी के लिए तत्पर होगा। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये सेक्युलर होगा, किसी के साथ भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब है कि जितना भी प्रशासन होगा वो सिर्फ जनता के लिए होगा। किसके लिए होगा? जनता के लिए होगा। अब्राहम लिंकन ने एक लोकतांत्रिक के बारे में डेफिनेशन दी है कि लोकतांत्रिक का मतलब है कि वहाँ का प्रशासन जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बात करें गणराज्य की, गणराज्य का मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं कि भारत में शासन करने वाला, यानी कि भारत का राजा वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का बेटा क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहने का मतलब कि इस देश का शासन चलाने वाला राजा वंशानुगत नहीं होगा बल्कि निर्वाचित होगा। निर्वाचित का मतलब उसको उस जनता के द्वारा, जहाँ पर उसे शासन करना है उसके द्वारा क्या किया जाएगा? इलेक्टेड किया जाएगा, उसको निर्वाचित या उसका चयन या उसका चुनाव किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बात करें न्याय की, कहने का मतलब कि उस देश के नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार होगा, कभी भी या किसी के साथ भी। कहने का मतलब कानून सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। न जाति, न धर्म, न ऊंच नीच, न अमीर और गरीब, इनके साथ उनके साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव किया जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब है कि सभी लोग स्वतंत्र होंगे देश के किसी भी हिस्से में रहने के लिए, निवास करने के लिए, घूमने के लिए, व्यापार करने के लिए, बोलने के लिए। क्लियर? उन सभी को वो सभी क्या होंगे? स्वतंत्र हो गए। उन सभी को स्वतंत्रता दी जाएगी। समानता का मतलब क्या है? चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, स्पेशली महिला और पुरुष में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के अंदर महिला या पुरुष, सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी कंपनी के अंदर पुरुष है और उस पुरुष को वो कार्य करने के लिए 20,000 रुपये मिल रहे हैं और अगर महिला वो काम करती है उसको 10,000 मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। जितने भी सरकारी पद होंगे, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए सरकारी पदों की समानताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर पुरुष के लिए सरकारी वैकेंसीज आई हैं तो महिला के लिए भी आएगी। बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के अंदर जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं वो सब क्या हैं? भाई भाई हैं, सब एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। अखंडता का मतलब है भारत के किसी भी क्षेत्र को अलग नहीं किया जा सकता, चाहे स्थिति कुछ भी हो। हाँ, शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र भारत के भूभाग में आ गया है, वो खुद चाहे भी तो अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है पॉइंट या नहीं?
ये हमारे भारत में प्रस्तावना, या हमारे भारत का जो संविधान है उस संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, बताइए प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो ये 3 जोड़े गए हैं, जो चौथा इनसे अलग मिलेगा वो नहीं जोड़ा गया। ऐसे भी पूछ सकता है प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, तो ये सारे शब्द होंगे और इनमें से ही कोई अलग नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। ये चैप्टर यही क्या होता है, एंड होता है। तो आई होप आप सभी को प्रस्तावना समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हो भाई, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और नोट डाउन ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।